हेलो स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है। अब ये क्वेश्चन एक बड़ा मज़ेदार है कि क्या चल रहा है, क्योंकि पीछे जो चैप्टर का नाम लिखा है वो भी क्या है, मोशन। तो क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, इसी की स्टडी करने को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मोशन। आई थिंक यू गाइज आर रेडी विद इट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मोशन टर्म की। मोशन टर्म क्या है हमारा, और कब किसी चीज़ को हम मोशन में कह सकते हैं, कब किसी चीज़ को हम मोशन की स्टडी कर सकते हैं, आज ये समझते हैं। तो समझते हैं कि जी मोशन क्या होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन द टर्म मोशन। तो यहां आएगा हमारा कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to its surrounding and time। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदले तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। आई थिंक ये बात सबको समझ में आई। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब जब मोशन आ गया तो फिर आता है रेस्ट। भाई मोशन का मतलब क्या है कि क्या चल रहा है, तो रेस्ट का मतलब क्या है कि क्या नहीं चल रहा। वेरी गुड, चलिए रेस्ट पढ़ते हैं अब। तो रेस्ट क्या है भाई, एन ऑब्जेक्ट which doesn't change its position with time and surrounding। is known as in rest। आई थिंक ये बात भी सबको समझ में आई। भाई एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने सराउंडिंग के लिए पोजीशन नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट में है, और एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने सराउंडिंग से पोजीशन बदल रहा है तो वो मोशन में है। तो क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है ये अब समझ में आ जाएगा। तो अगली बार आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो अब क्या बोलोगे, जो टाइम और सराउंडिंग के साथ पोजीशन बदल रहा है वो चल रहा है, और जो नहीं बदल रहा वो नहीं चल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं इस चीज़ से हम थोड़ा आगे, तो आगे चलते हैं। चलिए नाउ अब बढ़ते हैं इसके आगे, और आगे के कॉन्सेप्ट क्या हैं उनको समझते हैं। अब बात आती है बेटा रिलेटिव मोशन की। अब ये रिलेटिव मोशन क्या चीज़ें ही समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एज वेल एज थोड़ा सा कुछ बातें मेरी आपको कन्फ्यूज़ करने वाली हैं अभी, फिर मैं उन कन्फ्यूज़न के सॉल्यूशन दूंगा आपको, तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। कन्फ्यूज़न ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ आपसे कि एक ऑब्जेक्ट हो सकता है मोशन में भी हो और सेम टाइम हो सकता है वो रेस्ट में भी हो। किससे डिपेंड करता है कि उसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। सपोज़ एक दिन मैंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि चलो सारे लोग मिलते हैं और मैं आप लोगों को पिकनिक पे लेके चलता हूँ। तो मैंने एक बस हायर की, मेरे सारे ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट बस में सवार हुए मेरे साथ और चल दिए हम लोग पिकनिक पे। ये हमारी बस चली जा रही है भाई। बस की ड्राइंग को लेके कोई कमेंट मत करना, सबसे अच्छी बस बनी है ये, अब तक का बस का बेस्ट डायग्राम है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है भाई। तो ये बस हमारी आगे की तरफ जाने की कंडीशन में है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट मेरा यहाँ खड़ा हुआ है, ये बेचारा नहीं गया किसी वजह से। अब ये नहीं गया तो ये क्या कर रहा है, अपने सारे फ्रेंड्स को सी ऑफ करने आया है। बोला मैं जा नहीं रहा हूँ पर मैं सी ऑफ जरूर करूँगा सबको। तो अब ये खड़ा है बस के बाहर। चलिए क्लास, तो ये बस हमारी जा रही है आगे की तरफ और ये बंदा बेचारा खड़े होकर बाहर सी ऑफ कर रहा है मुझे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ सपोज एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, यहाँ दूसरा बैठा हुआ है। अब इसको लगेगा कि भाई ये दोनों स्टूडेंट विद बस मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली लगेगा।
लेकिन इसे क्या लगेगा कि मेरे पीछे वाला स्टूडेंट अपनी प्लेस पर ही बैठा है। लेट इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम है सी। सो फॉर ए बी इज इन रेस्ट, फॉर बी ए इज इन रेस्ट, बट फॉर सी बोथ आर मूविंग। तो यहां क्या हुआ कि भाई ए के लिए बी रेस्ट में है, बी के लिए ए रेस्ट में है और सी के लिए दोनों मूव कर रहे हैं और ए और बी दोनों को सी पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। ऐसे ही होगा ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, पढ़ा तो बहुत दूर की बात है, ये ऑब्जर्व किया होगा। हम बस में बैठ के कहीं जाएं तो जो पेड़ हैं वो पीछे जाते हुए दिखते हैं। चलिए, रोड दिखती है पीछे भागती हुई, रोड के लोग पीछे जाते हुए दिखते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, हम वो नहीं भाग रहे हैं, हम आगे भाग रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक ये बात सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का, कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव विद एनी अदर पर्टिकुलर ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट। मोशन हमेशा रिलेटिव होता है किसी के लिए। मैं कभी ये नहीं कह सकता कि बस मूव कर रही है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। कि बस अगर मूव कर रही है तो बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके लिए बस मूव नहीं कर रही, वो तो आराम से बैठे हैं उस बस में, वो बस को टच कर सकते हैं, बस के अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन बाहर खड़ा हुआ पर्सन बस को अगर टच करेगा तो अपनी चोट मार लेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल सी बात है। आप एक मोटरसाइकिल में बैठे किसी के पीछे, मोटरसाइकिल कितनी भी तेज चले, आप उस मोटरसाइकिल को अगर टच करेंगे तो आपको कोई इंपैक्ट उस चीज़ का नहीं आएगा। लेकिन आप मोटरसाइकिल के बाहर खड़े हैं और मोटरसाइकिल टच कर ले चलती हुई, तो बहुत इंपैक्ट आ जाएगा, तो आपकी चोट लगेगी। आई थिंक ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो व्हेन वी स्टडी मोशन, with respect to any observer is called relative motion. ये टॉपिक हमारा हो गया रिलेटिव मोशन का, कि जब हम मोशन की स्टडी किसी ऑब्जर्वर या किसी रेफरेंस पॉइंट के लिए करें तो उस स्टडी को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। और एक लाइन मेरी हमेशा याद रखिएगा, और वो लाइन है दैट मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मैं इधर लिख लूं, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मैं बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के लिए कभी मोशन को स्टडी नहीं कर सकता। मुझे मोशन को स्टडी करने के लिए कोई ऑब्जर्वर, कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही होगा। एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का, एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा एग्जांपल है ये। हाँ, तो हम एग्जांपल की बात कर रहे थे क्लास। एग्जांपल देखो कुछ ऐसा है, एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर बाइक बहुत तेज चलती है। अब इस स्टेटमेंट में बड़े राज छुपे हुए हैं। एक बच्चे ने बोला कि सर बाइक बहुत तेज चलती है। मैंने कैसे बहुत तेज चलती है? कहता कि सर कल मैंने देखा एक बाइक जा रही थी और उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली बाइक को हम क्या बोलेंगे? बाइक तेज चल रही है या बाइक धीमी चल रही है? हम जनरलाइज नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक मैं कंपेयर ना करूं किसी से। भाई एक बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेके आता है तो क्या उसके नंबर ज़्यादा हैं या कम? एक सपोज एक स्टूडेंट एक एग्जाम देने बैठा, एग्जाम 500 मार्क्स का था, उसकी 400 मार्क्स आए, ये स्कोर आया उसका। अब इसे आप क्या बोलेंगे? ये नंबर ज़्यादा है या कम? जब तक कंपेयर नहीं करेंगे किसी दूसरे के साथ, हम नहीं कह सकते कि ज़्यादा है या कम। आई थिंक बात समझ आ रही है। अब ये 80 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली बाइक तेज चल रही है या धीमे, इसका सही आंसर देने के लिए मुझे किसी के साथ इसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी। कैसे? मैंने बोला कि भाई एक दूसरी मोटरसाइकिल चल रही है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये तेज है। और मैंने बोला भाई एक कार जा रही है, उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये स्लो है, ये तेज है। आई थिंक ये डिस्टर्बेंस जो यहां पे हो रहा है इन चीजों का, ये सबको समझ में आ रहा होगा किस तरह कोई चीज स्लो या किस तरह कोई चीज फास्ट हो सकती है। इसके लिए हमें हमेशा एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, एंड सच थिंग इज नोन एज रिलेटिव मोशन। एंड द लाइन इज मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव विदाउट कंपैरिजन। मैं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं ये भी नहीं कह सकता। हो सकता है मेरे लिए मूव कर रहा हो और किसी और के लिए वो चीज़ मूव ना कर रही हो। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि एक मूव करती हुई बस किसके लिए रेस्ट में हो सकती है, तो वो उन सब लोगों के लिए रेस्ट में हो सकती है जो उस बस के अंदर बैठे हैं।
कोई डाउट होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अब बढ़ते हैं इससे आगे। क्लास अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये किस तरह से चीज़ें रिलेट करती हैं, क्या होता है, इनको पढ़ेंगे छोटी सी स्टोरी के साथ। अब छोटी सी स्टोरी क्या है वो समझते हैं। सपोज एक सिटी में 4 दोस्त रहते थे। एक का नाम था अरुण, एक का नाम था भास्कर, एक का नाम था चेतन और एक का नाम था दीपक। ये ABCD वो 4 दोस्त थे, अरुण, भास्कर, चेतन, दीपक। इस तरह से उनके घर बने हुए थे। ये अरुण का घर था, छोटा सा प्यारा सा घर। ये भास्कर का घर था, ये चेतन का घर था, थोड़ा बड़ा घर था भाई इसका बाकियों से, और ये दीपक का घर था, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। अब यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंसेस थी। अरुण के घर से भास्कर का घर सपोज 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, और भास्कर के घर से चेतन का घर था 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और भास्कर के घर से दीपक का घर भी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही था। ये डिस्टेंसेस ही थी उनके घर के बीच की, कौन सा कितनी दूर है। अब क्या होता है, एक दिन अरुण स्कूल नहीं गया, उसने स्कूल छुट्टी कर ली। वो एक क्रिकेट मैच देखने में बिजी था। ऐसा आप लोग तो नहीं करते, अगर करते हैं तो गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रिकेट मैच देखने के लिए स्कूल छुट्टी नहीं करते, ठीक है भाई, मैं भी नहीं करता था कभी। चलो तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अब इसमें ये होता है कि अरुण गया नोटबुक लेने। वो यहाँ से पहुँचा सीधा भास्कर के घर, इससे पूछा नोटबुक है। वो कहता है कि भाई ऐसा है ना, आज अकेले तूने थोड़ी मैच देखा है, आज तो मैंने भी मैच देखा है, आज तो मैं भी स्कूल नहीं गया था। बोलते चल रहे हैं चेतन के घर पे। दोनों मूव करते हुए गए सीधे चेतन के घर। अब ये लोग कितना चले, टोटल पाथ कितना चले, A से B 3 किलोमीटर, B से C 4 किलोमीटर। तो जो टोटल पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ वो कितनी हो गई, 3 + 4 डेट इज 7 किलोमीटर। यहां कॉपी मिल गई इनको। उसकी बात की बातें हमने स्किप कर दी, हमें सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना था। ये बात समझ आ गई। टोटल पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड। मैं कवर्ड लिखना पसंद करूंगा, ट्रेवल्ड की स्पेलिंग मुश्किल होती है। चलिए, तो ये हो गया भाई डिस्टेंस कवर्ड, कि अरुण ने चेतन के घर तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस चली, वो क्या है उसका पाथ लेंथ। जितनी पाथ को वो कवर कर रहा है उसकी जितनी लेंथ है वो डिस्टेंस कवर्ड। आई थिंक ये बात सबको समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई है तो अपने दोस्त के घर कॉपी लेने जरूर जाना डिस्टेंस नापते हुए, ठीक है। जोक्स अपार्ट, अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए, अब अगले दिन क्या होता है, अगला मैच था भाई। अब ऐसा तो नहीं क्रिकेट मैच सिर्फ एक होना है, पूरा IPL चल रहा था। अब अगले मैच में इसने फिर छुट्टी कर ली। इस बार क्या किया, ये फिर से पहुंचा भास्कर के घर। एज यूजुअल भास्कर भी इसी के जैसा था, इसी का परम मित्र। बोला कि भाई मैंने आज भी काम नहीं किया, मैं भी आज भी स्कूल नहीं गया, सॉरी। अब इन्होंने अकल लगाई, बोले अब चेतन को कॉल कर लेते हैं, अगर वो भी स्कूल नहीं गया हुआ तो फिर उसके यहाँ जाना बेकार हो जाएगा। और उन्होंने चेतन को कॉल किया, इसने बोला मैं भी स्कूल नहीं गया था आज। दीपक को कॉल किया, बोला हाँ मैं स्कूल गया था, मेरे पास आके नोटबुक ले लो। अब ये लोग इधर मुड़ गए, पहुंच गए दीपक के घर। कितनी डिस्टेंस चल रही टोटल, 3 और 4, तो डिस्टेंस यहां भी सेम हो गई। सेकेंड केस, A to B एंड B to D। डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 + 4 डेट इज 7 किलोमीटर। लेकिन इस बार इन्होंने डायरेक्शन बदली है, पिछली बार डायरेक्शन नहीं बदली थी। अब डायरेक्शन बदली है तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये समझते हैं इस तरह से कि सपोज अरुण के घर से दीपक के घर के लिए एक सीधी रोड जाती है ऐसी। अब बहुत सिंपल सी बात है, जब ये अपने घर लौटेगा तो इसको ये रास्ता सबसे शॉर्ट पड़ेगा, सीधे यहां से यहां, बजाय कि वो इतना घूम के आए, वो सीधे इस रोड पे आना पसंद करेगा, जिससे कि वो जल्दी पहुंच पाए, उसे कम दूर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। तो ये क्या हो गया, हमारा A और D के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। AD इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और इस पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two points. ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है जो जो ऑब्जेक्ट कवर करता है अपने पूरे मोशन के ड्यूरिंग में। अब अगर मैं बात करूं, बिल्कुल एक एग्जांपल ले लेता हूं। ए से इसने चलना स्टार्ट किया था अपने घर से, यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा और लौट के फाइनली दोबारा ए पे आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। 0 क्यों? क्योंकि जहां से चला था लौट के वापस वहीं आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट, बट दैट डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड से कम होता है या बराबर हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस की वैल्यू रह जाए कम और डिस्प्लेसमेंट हो जाए ज़्यादा। आई थिंक ये बात सबको समझ आ गई है। एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज ये हमारा एक स्क्वायर शेप का ग्राउंड है जिसके ये 4 कोने हैं ABCD के नेम के। एक स्टूडेंट ने जॉगिंग करना स्टार्ट किया, वो A से B तक गया, B से C तक गया, C से D तक गया, D से वापस A तक आ गया। और अगर इसकी साइड सपोज 20 मीटर है तो उसने 20, 20, 20 और 20, टोटल पाथ जो चला है वो 80 मीटर है। और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फाइनली वो 0 है, क्योंकि वो वापस लौट के अपनी पोजीशन पे आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं नहीं बता रहा, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं इस चीज से हम थोड़ा सा आगे। तो गाइज आई होप आप सभी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाम की चिड़िया समझ में आ गई है। अब इसमें इसकी यूनिट क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको समझते हैं। सबसे पहली बात आती है SI यूनिट की। देखो बच्चों, SI यूनिट का मतलब क्या होता है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं उसे हम एक यूनिट में एक्सप्रेस जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से बोला कि भाई मेरी एज 28 है। अब वो 28 क्या है? 28 ईयर्स है, 28 मंथ्स है, 28 आवर्स है, 28 डेज है, 28 डेकेड्स है, इतनी नहीं होती किसी की। चलिए 28 वीक्स है, तो 28 क्या? तो 28 क्या है हमारा यहाँ पे? उसको बिना किसी यूनिट के हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस तो सिमिलरली जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिन भी चीज़ों को हम मेजर करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक यूनिट की नीड भी होती है। अब वो यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या है ये समझते हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है भाई हमारा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट both have आएगा भाई, both have their SI unit मीटर। भाई हम डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही मीटर में मेजर करते हैं स्टैंडर्डली। हालांकि आप जो जनरल लाइफ में देखते हो वो किलोमीटर देखते हो, लेकिन जो SI सिस्टम में है वहाँ डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेजर की जाती है। आई थिंक ये बात सबको क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो एक पॉइंट ये हो गया भाई इन दोनों से रिलेटेड। नो, सेकेंड पॉइंट क्या है समझते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जी डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी and displacement is वेक्टर क्वांटिटी। गाइस अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ होती हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि स्केलर वेक्टर क्या है, और अगर आपको पता है तो डेट्स गुड इनफ। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे।
थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई डिस्टेंस कम पड़ जाए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ है। अच्छा, अब किसी ने पूछा कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल कब होंगे, कब ऐसा होगा कि दोनों आपस में बराबर हों? तो ऐसा कब होगा समझते हैं। ऐसा तब होगा भाई जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे और एक स्ट्रेट लाइन में जाए, इधर उधर ना भटके, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तब ये आपस में दोनों कैसे होंगे? इक्वल। इज इट क्लियर? तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगी, ये बात भी हमारी समझ में आ गई कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और इधर उधर नहीं जा रहा, सीधे चल रहा है एकदम, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर, अदरवाइज वो चीज़ बराबर नहीं होगी। आई थिंक ये बात सबको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तुरंत उसको आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं इन चीज़ों से आगे। अब जो अगला टॉपिक आता है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम बार पढ़ने जा रहे हैं अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, ये क्या चीज़ है, कैसे है, ये समझते हैं। देखो क्लास, होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया और वो कैसे मूव कर रहा है। सपोज ये कुछ डिस्टेंस है एक लंबी सी, लेट ये डिस्टेंस है 100 मीटर की। एक रेसर बोला कि मैं इस पे दौड़ूंगा, हमने कहा ठीक है दौड़ ले भाई। अब वो दौड़ना स्टार्ट करने से बोलता है कि नहीं मैं तो अपनी शर्तों पे दौड़ूंगा। मैंने क्या शर्त है? बोले पहले इस पाथ को ना डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करवाया उसने? बोले इस पाथ के 4 टुकड़े कर दो। ठीक है भाई, बोले इस पाथ के 4 टुकड़े कर दो 25-25 मीटर के। मैंने ठीक है कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, तुम दौड़ो। इसके 4 पीस कर दिए, 4 पार्ट कर दिए इस जर्नी के, इक्वल पार्ट 25, 25, 25 और 25। नाउ दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथ। अब ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, टाइम मेजर करके दौड़ता है, और इसने देखा कि भाई फर्स्ट 25 मीटर से कवर करने में लगते हैं 4 सेकेंड्स, नेक्स्ट 25 में भी 4 सेकेंड्स, अगले 25 में भी 4 सेकेंड्स, और उसके अगले पार्ट में भी 4 सेकेंड लग के इसने 16 सेकेंड में अपनी रेस पूरी कर ली। हर पार्ट को 4-4 सेकेंड में ही दौड़ता चला गया। क्या समझ आया कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ, तो सच मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then its motion is referred as यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब दूसरा एथलीट दौड़ता है और उसने क्या किया, सेम ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट किया, उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने क्या चेंज किया, समझते हैं इस चीज़ को। अब इसने क्या किया इस बार कि टाइम इसके अलग अलग हो गए। पहले 25 मीटर ही दौड़ा 5 सेकेंड में, अगला डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 3 सेकेंड्स में,
उसका अगला डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने 7 सेकेंड में, और लास्ट किया है इसने 3 सेकेंड में। तो अब इसने उस 4 पार्ट की जर्नी को अलग अलग टाइम में ट्रेवल किया है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज रिफर्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें यूनिफॉर्मिटी रही नहीं, इसमें चीज़ें बदल गई। इज इट क्लियर? यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? एक जैसा। यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग होता है एक जैसा। तो पहले वाला मोशन तो एक जैसा था, वहाँ पे जितना टाइम जितना मूव कर रहा है उतना टाइम जितना एक बार लिया उतना ही हर बार ले रहा है। पहली बार में अगर 4 सेकेंड्स में दौड़ रहा है तो हर बार 4 सेकेंड्स ही लगा रहा है इक्वल डिस्टेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे अलग अलग टाइम लग रहे हैं, और इस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है देन यू मे आस्क, आई एम देयर फॉर हेल्प यू आउट। चलिए अब बढ़ते हैं इससे हम थोड़ा सा आगे। क्लास, इस वीडियो में मैं सिर्फ यहाँ तक के टॉपिक कवर कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से वेलोसिटी होती है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, क्या कॉन्सेप्ट है स्पीड का, किस तरह ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं। ग्राफ पढ़ेंगे हम मोशन के, और हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और उनसे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल। तो उसके लिए आप देखेंगे अगला पार्ट। मैं इस पार्ट को यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता जा रहा था, फिर एक लंबा पार्ट देखना आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता, इसलिए मैं इसको यहीं अभी कट कर रहा हूँ। आपसे अगला वीडियो जो है साथ में आपको लिंक दूंगा, जिससे आपके सारे पार्ट एक साथ आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आई विल अपलोड ऑल द वीडियोज़ विद ईच अदर, लेकिन एक वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं रखता, यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। God bless you all. I hope you are enjoying studying. So if you are enjoying it, so just be connected with us because it's all about physics.